हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग मिडिवल हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और ये काफ़ी छोटा हिस्ट्री है और इसमें इतने ज़्यादा तथ्य नहीं है जितना कि मॉडर्न और मिडिवल में है, एंशिएंट में है। इसलिए ये पढ़ना थोड़ा आसान लगेगा आप लोगों को और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और आज आप जान रहे हैं हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे और गुलाम वंश में जो आज पढ़ने वाले हैं उनको हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है या मामलुक वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछे तो आप वहाँ पे इल्तुतमिश को बताएंगे, यानी कि ये संस्थापक हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश होंगे। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं आप जानते हैं जो मोहम्मद गौरी हैं उनके दासों में सबसे प्रिय दास हैं, या कहिए सबसे ज़्यादा जो करीब हैं गौरी के वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। खास करके जो भारतीय साम्राज्य है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो भारत में उन्होंने विजिट किया है क्षेत्र, उन क्षेत्रों का जो अधिकारी है या जो निरीक्षक है या जो कहिए कि कंट्रोलर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। जब तक गौरी जिंदा थे तब तक ये सारे क्षेत्र जो भारत में थे उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का ही नियंत्रण था। हालांकि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में या उनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जब भी गौरी भारत से गजनी को लौटते थे या गजनी अपने पुराने साम्राज्य में जाते थे तो यहाँ का जो भी क्षेत्र होता था उसका संरक्षण, उसका नियंत्रण और साम्राज्य विस्तार का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जारी रखते थे और उन्होंने बखूबी इस चीज़ को हमेशा जारी भी रखा। बहुत ही छोटे से शासनकाल में, यानी कि मुश्किल से 4 साल का शासनकाल था इनका, और उतने शासनकाल में ही इन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और जो गौरी है उनके साम्राज्य का विस्तार भी किया। इसके पहले कि वो अपने साम्राज्य को दृढ़ता से स्थापित कर पाते या कुछ और भी बेहतर कार्य कर पाते, अचानक से उनका घोड़े से पोलो खेलते वक्त गिरने से अंदरूनी चोट लगी जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। इसी वजह से ये बहुत बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से इन्होंने शुरुआत किया था स्थापत्य के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में या साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, अगर ये लंबे समय तक शासन किए होते तो हम जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि बेहतर कार्य किए होते हर क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो पाया और ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए। और शुरुआत तो इन्होंने किया हर चीज़ का, लेकिन उसे पूरा करने का जो काम है वो इल्तुतमिश करते हैं। जैसे कि इल्तुतमिश दिल्ली को अपना राजधानी बनाते हैं, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो राजधानी नहीं बना पाए थे दिल्ली को। रीज़न क्या था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हुई थी। आपको पता है कि जब वो भारत से लौट रहे थे खोखरों का विद्रोह दबाकर, तो इनका जो हत्या है ये सिंधु नदी के किनारे वहाँ की जो जनजातियाँ हैं खोखर जनजातियाँ या उसी में सतनामी हैं, इन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी और अचानक से मृत्यु होने की वजह से उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था इनके जो महत्वपूर्ण 3 दास थे वो साम्राज्य के लिए अपना दावा पेश करते हैं। दास तो बहुत थे लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा योग्य थे, जो अपने आप को गौरी के नज़रों में रखते थे, उसमें से 3 थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिनको आप जान ही रहे हैं, दूसरे थे कुबाचा और तीसरे थे एल्दौस। तो ये तीनों लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन तीनों लोगों ने साम्राज्य पर अपना अधिकार जताया क्योंकि गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गौरी कहते थे कि हमारे जो दास हैं वही हमारे पुत्र की तरह हैं, हमारे ना रहने पे हमारे गौरव को, हमारे सम्मान को ये बढ़ाएंगे, हमारे साम्राज्य की स्थापना करेंगे, मेरा नाम ये लोग रोशन करेंगे मेरे ना होने पर। उन्हें अपने दासों पर बहुत भरोसा था, वो अपने बच्चों की तरह मानते थे इन्हें। इसीलिए इन सारे दासों ने उनके मरने के बाद पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार जो है जताना शुरू किया या लेना चाहा। यहाँ पर जो साम्राज्य है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। जो दिल्ली से लाहौर तक का क्षेत्र है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन पहले से ही यहाँ के प्रशासक थे या यहाँ का जो कार्यभार था कुतुबुद्दीन ऐबक ही देख रहे थे, गौरी के मरने के बाद भी और उनके मरने के जिंदा जब थे तब भी। और जो मुल्तान का क्षेत्र था, जो उच्च का क्षेत्र था, ये क्षेत्र कुबाचा को मिला था और जो गजनी का क्षेत्र था वो क्षेत्र एल्दौस को मिला। तो ये जो पूरा साम्राज्य था भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक, इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखें तो भारत का जो क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ आया। पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो कुबाचा के हाथ में आया और पाकिस्तान का जो ऊपरी क्षेत्र और अफगानिस्तान का क्षेत्र था वो एल्दौस के हाथ में आया। तो ये 3 क्षेत्रों में बट गए, लेकिन जो कुबाचा और एल्दौस थे ये शांत बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि जो भारत का साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था
और यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं थी, काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, तो सारे लोगों की निगाहें जो है वो भारत के क्षेत्र पर बनी रहती हैं। इस वजह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्हें अपने साम्राज्य को लेकर के चिंता थी और ख़तरा था। यही रीज़न है इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया बल्कि लाहौर को बनाया, क्योंकि इनको पता था अगर मैं लाहौर छोड़ करके दिल्ली आ गया तो लाहौर की तरफ से हमला हो जाएगा और जो वहाँ का क्षेत्र है वो हमारे हाथ से जा सकता है। क्योंकि अभी जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं अपने आप को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर पाए थे, अभी तो ये साम्राज्य विस्तार में ही लगे हुए थे और अचानक से कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। तो इन्होंने अपने आप को लाहौर से ही शासन करना शुरू किया या लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस गुलाम शासक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने ही अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इन्होंने वर्क किया था, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये सिपह सालार या मलिक के रूप में ही शासन करे। और ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्हें पता था कि जो गौरी है इनका तो बेटा नहीं है, लेकिन इनका भतीजा जो बड़े भाई का लड़का है वो भी जिंदा है, और अगर ये अपने आप को शासक बनाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि ये उनके जो है कहीं ना कहीं ख़ानदान के अंदर में एक दास हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया बल्कि एक सिपह सालार के रूप में शासन करते रहे। इनके इस नरम व्यवहार को या उदारपूर्ण व्यवहार को देखने के बाद इनके जो भतीजे हैं गौरी के, इन्होंने 2 साल बाद इनको सुल्तान की पदवी देने की बात करी या इन्हें इजाज़त दिया कि आप सुल्तान की उपाधि धारण कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये तब भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करते हैं और उनके जो एक तरीके से कहेंगे कि अंडर में काम करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें चली रही थी, वो साम्राज्य विस्तार जारी रखते हैं। जिन क्षेत्रों को गौरी नहीं जीत पाए थे उसे भी जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिलाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। लाहौर में ही एक खेल होता है पोलो, जिसको वो घोड़े पर बैठकर खेल रहे थे और उससे गिरने से इनको अंदरूनी चोटें लगी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और फिर 1010 में मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाएगा और वहाँ पे इल्तुतमिश के लिए संघर्ष होगा। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं कौन। तो जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं ये जो है एक दास के रूप में खरीदे गए थे। बचपन में ही नौसारी के बाज़ार में इन्हें बेचने के लिए लाया गया था और उस बाज़ार में इन्हें एक काजी ने खरीदा था और जो काजी थे उन्होंने इनको बहुत अच्छे से पाला पोसा और इनको कुरान का ज्ञान, तीर धनुष चलाने का ज्ञान, घुड़सवारी करने का ज्ञान, ऐसे बहुत सारे ज्ञानों से एक तरीके से कहेंगे कि पूरी तरह से परिपूर्ण किया इनको। और ये इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे, इतने सुरीले शब्दों में कुरान पढ़ते थे कि लोग इन्हें कुरान ख्वां के नाम से पुकारने लगे थे या इन्हें कुरान ख्वां की उपाधि दे दी गई थी। तो काजी इन्हें कुरान पढ़ना भी सिखाते थे। तो एक तरीके से देखेंगे तो इनका शिक्षा दीक्षा और जो भी जो है एक तरीके से कहेंगे कि जो युद्ध करने की कौशल है वो सारी चीज़ें इन्हें काजी ने ही सिखाए थे। और जब ये बड़े हो जाते हैं, इन सारी कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं, तब इन्हें फिर से ले जा कर के बेच दिया जाता है और जहाँ से जो गौरी हैं उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। ये इनका जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, यानी कि जो बहुत खूबसूरत हो वो उसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा इन्हें 1-2 और उपाधियाँ दी गई हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे लाख बख्श किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। माना जाता है कि ये लाखों का दान किया करते थे, बहुत दानी थे, दानशील थे, दयालु थे। दूसरा उपाधि है कि पील ख्वां किसे कहा जाता था, तो ये भी ऐबक को ही कहा जाता था कि हाथियों का दान करने वाला। पील मीन्स होता है हाथी और ख्वां मीन्स होता है दान करने वाला, तो हाथियों का दान करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा गया है। और ये गुलाम वंश के संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो होंगे वो आप देखेंगे इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी होंगे इल्तुतमिश हो जाएंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं आज गुलाम वंश, या इसी को मामलुक वंश कहते हैं। गुलाम वंश क्यों? क्योंकि ये गुलामों के द्वारा चलाया गया वंश है, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। और मामलुक का मतलब होता है कि संरक्षक, यानी कि ऐसा जो है संरक्षक या राजा जो गुलामों का हो पुत्र, लेकिन अब वो गुलाम ना हो, उसको मामलुक कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के शासक हैं, गुलाम भी हैं और उनके बच्चे जो गुलामी से मुक्त हैं, जिनको मामलुक कहा जाता था, इसीलिए इसे मामलुक वंश या गुलाम वंश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का आरोही क्रम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं उनका क्रम पूछेगा, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। आपको पता है कि पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम वंश या इसी को मामलुक वंश भी कहा जाता है।
इम्पॉर्टेंट है, गुलाम वंश या मामलुक वंश। इसके बाद जो आएगा वो आप जानते हैं कि खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश, ये एग्ज़ाम में आता है कि सीक्वेंस बताएं। इसके बाद जो वंश आता है वो तुगलक है, तुगलक वंश इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद जो है वो आप जानते हैं सैयद वंश है, सैयद वंश। और इसके बाद जो लास्ट आता है वो लोदी वंश आता है। इसके बाद जो सल्तनत काल है इसका समाप्ति हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जो बाबर है वो आएंगे और मुग़ल वंश की स्थापना करेंगे। तो अगर सीक्वेंस पूछे कि क्रम बताएं वंशों का जो 1 बाय 1 करके सल्तनत में स्थापित हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले गुलाम वंश या मामलुक वंश है, उसके बाद खिलजी वंश है, उसके बाद आप देखेंगे तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और लास्ट में आपका लोदी वंश आएगा। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये तो है बच्चों क्रम यहाँ पे शासन करने वाले राजवंशों का। लेकिन अगर ये पूछे कि आरोही क्रम बताइए इन राजवंशों का इनके शासन काल के अनुसार, यानी कि किसने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया, उसके बाद यानी कि सबसे ज़्यादा, उससे कम और उससे कम। तो आरोही क्रम पूछे तो आपको वहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये बदल जाएगा और ये सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो शासन करेंगे वो तुगलक करेंगे, ये 94 वर्ष इनका शासन होगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा शासन करेगा वो 84 वर्ष जो है आप देखेंगे गुलाम वंश करेगा। तीसरा जो है आप देखेंगे यहाँ पर लोदी वंश है और इसके बाद सैयद वंश है। तो ये जो सैयद वंश है ये 36 है, जो लोदी है ये 40 वर्ष का शासन है इनका, लोदी वंश, हाँ सही है, लोदी वंश का 40 है और जो सैयद है ये 36 और जो खिलजी है ये 30 वर्ष है। सबसे कम जो है ये खिलजियों का शासनकाल है, 30 वर्ष का है सिर्फ। जो सैयद है ये आप जान रहे इम्पॉर्टेंट है, ये 36 वर्ष का इनका शासनकाल है और जो लोदी है इनका शासनकाल 40 वर्ष का है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो शासन किया है वो तुगलकों ने किया है, उसके बाद गुलाम वंश ने किया है, उसके बाद आप देखेंगे लोदी, फिर सैयद और सबसे कम जो शासन किया है वो खिलजी ने किया है। इसी को यहाँ पे क्रम में बताया गया है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, जो क्रम है वो क्या होगा ध्यान देंगे उसको। ये क्रम भी एग्जाम में पूछता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने वाले राजवंश हैं वो सारे एक ही वंश के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग वंशों के हैं। जैसे आप देखेंगे जो ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन से राजवंश के हैं, तो ये कुतुबी राजवंश के हैं। इल्तुतमिश शमसी राजवंश के हैं। बलबन बलबनी राजवंश के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश किस राजवंश के थे, तो ये शमसी राजवंश के थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल कब से कब तक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय तक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल है, लगभग 4 साल का है। और इन्हें जो उपाधियाँ दी गई हैं, कुरान ख्वां, बहुत सुरीले शब्दों में ये कुरान का पाठ किया करते थे इसलिए इन्हें उपाधि मिली। पील खां, हाथियों का दान करने की वजह से पील खां कहा गया। लाख बख्श, लाखों का दान करने की वजह से इन्हें ये उपाधि दी गई थी। इसके अलावा जो ऐबक हैं ये तुर्क जनजाति के थे, बचपन में ही दास के रूप में इन्हें नैसापुर के बाज़ार में बेच दिया गया था, जहां से काजी फखरुद्दीन अजीज कुकी ने इन्हें खरीद लिया था। फखरुद्दीन अजीज कुकी ने इन्हें खरीदा था और ख़रीदने के बाद इन्होंने ही इनको धनुर्विद्या, घुड़सवारी, कुरान पढ़ना, ये सारी चीज़ें सिखाया था। और बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको फिर से बेच दिया जाता है गजनी ला करके। और गजनी में इनको किसने ख़रीदा था, तो मोहम्मद गौरी ने इनको ख़रीद लिया था। और ख़रीदने के बाद इनके जीवन में जो ऐबक है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, क्योंकि अभी ऐसे सुल्तान के पास थे जहाँ ये अपनी सारी विद्याओं का भरपूर उपयोग कर सकते थे जो उन्होंने अभी तक सीखा था। और यहाँ आने के बाद इन्होंने इतना जल्दी प्रोग्रेस करना शुरू किया, या इतना तेज़ी से ये आगे बढ़ने लगे, सुल्तान के बहुत नज़दीक आ गए और सुल्तान ने इन्हें बहुत अच्छे अच्छे पदों से नवाजना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं कि कितने कम टाइम में ये शासक बन गए या राजा बन गए थे। तो अपने आप में ये महान परिवर्तन तो आना ही था, और शायद ये गौरी जैसे व्यक्ति के अंडर में आने से और भी जल्दी हो गया या आसान हो गया इनके जीवन में जो परिवर्तन आया। तो ये वाकई में बहुत ही इनके लिए बढ़िया था। ये मोहम्मद गौरी ने इन्हें बहुत जल्दी ही जब ये प्रभावित हुए इनके व्यक्तित्व से या इनके ज्ञान से, तो इन्हें अमीर या आखूर का पद दिया था। अमीर या आखूर मीन्स होता है अस्तबल का अधिकारी,
आप जानते हैं जो घोड़े होते हैं वो अस्तबल में रखे जाते हैं और उन सारे घोड़ों का जो मालिक होगा या उनकी देख रेख और हर चीज़ का जो ध्यान रखने वाला होगा उसी को ये अधिकारी कहा जाता है। और उसका जो अधिकारी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया अमीर अखूर, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे है, इन्होंने और भी क्या किया है, पद दिया और भारत के क्षेत्रों का प्रशासन इन्हीं के पास था। गौरी के जितने भी सैनिक थे या जितने भी छोटे कार्यकर्ता थे वो सभी इन्हीं को अपना मालिक समझते थे, क्योंकि जो गौरी है वो बहुत कम दिनों तक भारत में रुकते थे, वो आते थे और अपना विजय अभियान करने के बाद वापस लौट जाते थे। और इस क्रम में वो 3 बार भारत आए और 3 बार भारत से मतलब जो है लौटने का प्रयास किए, यानी कि तीसरी बार वो वापस गजनी नहीं पहुँच पाए, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बस आते थे, साम्राज्य विस्तार करके चले जाते थे और बाकी का जो क्षेत्र है, जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही देखते थे। तो सारे लोग इन्हीं को अपना एक तरीके से कहेंगे कि नायक या सेनापति मानते थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ का जो क्षेत्र इन्हीं के हाथ में है। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और राज्याभिषेक इन्होंने कब किया है, 25 जून 1206 में। कहाँ पे किया है, तो लाहौर में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया और उसी को अपनी राजधानी बनाई इन्होंने और वहीं से शासन करना शुरू किया। लेकिन अपना मुख्यालय इन्होंने किसे बनाया था, तो इंद्रप्रस्थ को बनाया था। इंद्रप्रस्थ आपका आज भी हरियाणा का क्षेत्र है और ये काफ़ी पुराने टाइम से है। आप जानते हैं महाजनपदों में ही ये क्या है, एक राजधानी हुआ करती थी, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो इन्होंने उस इंद्रप्रस्थ को, यानी कि हरियाणा के क्षेत्र का जो इंद्रप्रस्थ है उसे अपनी मुख्यालय के रूप में बनाया था, क्योंकि जो भारत का साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था और उस पर नियंत्रण करने के लिए लाहौर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी तो लाहौर बनाई, लेकिन उसका एक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ में बना दिया ताकि जो भारत में स्थित इतना बड़ा साम्राज्य है उस पर भी नियंत्रण रखा जा सके और सीमाओं की सुरक्षा, यानी कि पश्चिम से जो कुबाचा और यल्दौ से खतरा है उस खतरे से बचने के लिए या साम्राज्य को बचाने के लिए जो ऐबक हैं ज़्यादातर अपना कार्य लाहौर से ही किया करते थे। बाकी क्षेत्रों का प्रशासन वो इंद्रप्रस्थ से भी देखा करते थे। तो इम्पॉर्टेंट बच्चों, उनका जो मुख्यालय है वो इंद्रप्रस्थ में है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे है, राजा की पदवी उन्होंने नहीं धारण की, केवल वो क्या बने रहे, मलिक और जो है सिपाह सालार। एग्जाम में आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कौन से पद से शासन कर रहे थे, मलिक, सिपाह सालार या शासक या जमींदार या नवाब, जो भी होगा ऑप्शन में इस तरह से मिलेंगे आप लोगों को। तो ये मलिक या सिपाह सालार, ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों और कोई एक आए तो एक सही होगा। इन्होंने राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। आगे है, 1208 में गौरी के भतीजे जिनका नाम गयासुद्दीन महमूद था, इन्होंने क्या किया, उनके राज्यारोहण के 2 साल बाद इन्हें दास्ता से मुक्त कर दिया। दास्ता से मुक्त प्रमाण पत्र इनके पास भेजा और कहा अब आप हमारे दास नहीं हैं, आप स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर सकते हैं। क्योंकि जो ऐबक हैं काफ़ी उदार हैं और इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे थे उन्हें, तो इससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको दास्ता से मुक्त कर दिया था। लेकिन तब भी ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करना चाहते थे। ऐबक को दास्ता मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि दी उनके भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने, लेकिन तब भी ऐबक अपने आप को उनका सिपाह सालार ही मानते थे। भारत में जो ऐबक हैं इनको तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुर्क राज्य का संस्थापक भारत में कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, या गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आगे है बच्चों, इन्हीं के दरबार में हसन निज़ामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, और फखरुद्दीन थे, फरुख मुद्दीर, ये 2 विद्वान हैं जो इनके दरबार में रहते थे। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जब ये शासक बनते हैं तो इनके सामने बहुत सारी परेशानियां थी और उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए इन्होंने हर तरह का नीति अपनाया, जैसे कि युद्ध करना, जहाँ पे युद्ध जरूरी था वहाँ पे युद्ध किया, जहाँ से बातचीत से बात हो सकती थी वहाँ पे बातचीत किया, जहाँ पे झुकने से बात हो सकती थी वहाँ पे अपने आप को झुकाया भी, और जहाँ से दोस्ती या वैवाहिक संबंध स्थापित करके मैटर को सुलझाया जा सकता था वहाँ पर इन्होंने ये भी किया। और इसी का आप देखेंगे एक जो कदम है इन्होंने उठाया है वैवाहिक संबंधों का, और इन्होंने पहला जो विवाह किया है ये अपना खुद का विवाह किया है, और ये जो इन्होंने विवाह किया ये ताजुद्दीन एल्दौज, जो इनके सबसे बड़े एक तरीके से कि ये शत्रु थे या कंपटीटर थे। एल्दौज जो कि गौरी के गुलाम हैं और ये शासक है गजनी के, या वहाँ का कार्यभार देख रहे हैं। इन्हीं की पुत्री से इन्होंने अपना खुद का विवाह किया था।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ऐबक है इन्होंने अपना विवाह एल्दौज की पुत्री से किया और उन्हें अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, या उनके साथ जो कटुतापूर्ण संबंध चल रहे थे वो मित्रतापूर्ण जो है हो गए यहाँ से। आगे है अपनी बहन, ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किससे किया है, तो नसरुद्दीन कुबाचा, जो इसके बाद एक और दास है कुबाचा जो मुल्तान और उच्च के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। गौरी के मरने के बाद वो भी इनको टक्कर दे रहे थे, तो उनसे मैटर को सुलझाने के इन्होंने अपनी बहन का जो विवाह है कुबाचा से कर दिया और उनसे बात करी कि अब हम रिश्तेदार हैं तो आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम साम्राज्य विस्तार करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इनको भी काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। तीसरा जो काम किया इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, जो समय इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलामों में सबसे योग्य थे, सबसे ज़्यादा बेहतर जिनका छवि था या चरित्र था, या जो सबसे ज़्यादा करीब थे ऐबक के, उनको इन्होंने अपना दामाद बना लिया था, जो कि इनके दास थे इल्तुतमिश। तो ये भी इम्पोर्टेंट बच्चों, ये 3 वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी मददगार सिद्ध हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को रास्ते को आसान करने के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला ऐबक का जो सहायक सेनापति है बख्तियार खिलजी ये था, यानी कि जो बख्तियार खिलजी था ऐबक का सहायक सेनापति था और ये गौरी का भी सरदार था, यानी कि गौरी के अंदर में एक सरदार था, गौरी भी इनको कंट्रोल करते थे और उनके बाद ये ऐबक के अधीन आ गए थे और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो आपको पता है उस समय हमारे यहाँ लगभग 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पहला जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था मौर्य काल से संबंधित। दूसरा जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। तीसरा जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो पाल शासक आपने देखा था बनाया था, उसको पाल शासक ने उसे बनाया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। और इसके अलावा एक और भी वल्लभी विश्वविद्यालय था जो कि गुजरात में था, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये इस समय हमारे पास लगभग 4 विश्वविद्यालय थे। इसके अलावा एक कांची विश्वविद्यालय भी था जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था। तो उसमें से आप देख रहे हैं 2 विश्वविद्यालय को इन्होंने तोड़ दिया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और धर्मपाल ने जो बनाया है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले जो है वो कुमारगुप्त प्रथम हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश के संस्थापक तो हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनके बाद जब इनकी मृत्यु होगी तो आराम शाह आएंगे और आराम शाह के बाद जो शासक बनेंगे वो इल्तुतमिश होंगे और यही वास्तविक संस्थापक होंगे, वास्तविक संस्थापक होंगे गुलाम वंश के या दिल्ली सल्तनत के। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब इनका हम देख रहे हैं कालक्रम कि कितने गुलाम वंश में शासक हुए हैं। तो आप देखेंगे ऐबक के बाद आराम शाह आएंगे, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज़ आएंगे, जबकि इल्तुतमिश चाहेंगे कि रजिया बने लेकिन ये नहीं हो पाता है। रुकनुद्दीन फिरोज़ के बाद रजिया सुल्तान का जो है शासन आता है और ये काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रही थी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इनका शासन नहीं चलता है। इसके बाद जो शासक आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह आते हैं और इन्हीं के शासनकाल में नायब ममलिकात का पद सृजित होता है, जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार आया है। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल आता है। ये काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं, लेकिन इनके ऊपर बलबन का पूरा प्रभुत्व रहता है या प्रभाव रहता है, या सारा जो काम है वो बलबन ही देख रहे थे और ये नाम मात्र के शासक थे नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद गयासुद्दीन, यानी कि जो आप देखेंगे बलबन का शासनकाल आएगा और बलबन के शासनकाल के बाद ही आप देखेंगे कै खुसरो हैं, इसके बाद बुगरा खां हैं, क्योंकि कै खुसरो को शासक बनाना चाहते थे बलबन, लेकिन इनका जो इच्छा है पूरा नहीं होता है। और कै खुसरो जो हैं ये बलबन के बड़े बेटे के पुत्र हैं जिनकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। कै खुसरो शासक नहीं बन पाते हैं, इनकी जगह पे जो अमीर है वो बुगरा खां को शासक बना देते हैं और बुगरा खां के पुत्र कैकुवाद को शासक बना देते हैं, क्योंकि जो बुगरा खां थे ये बंगाल के शासक थे उस समय और इतना ज़्यादा ये डर गए थे बलबन से, ये कभी दिल्ली का शासक बनने के बारे में सोचे ही नहीं। इनके पुत्र कैकुवाद को शासक बना दिया जाता है लोगों के द्वारा।
जो कि एक अयोग्य व्यक्ति थे। बलबन के बहुत ज़्यादा नियंत्रण में रहने की वजह से जैसे ही ये नियंत्रण मुक्त होते हैं तो भोग विलासता में डूब जाते हैं। तो इनकी भी हत्या करने के बाद जो क्यूमर्स को शासक बनाते हैं, जो गयासुद्दीन खिलजी हैं, और इनकी भी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। तो ये पूरा गुलाम वंश के शासक हैं, जो कि बाद में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खास करके जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में हम वन करके डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप यहाँ भी देखते रहें। आगे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ अभियान हैं। उन्होंने 1197 में गुजरात का विजय किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात विजय करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये जो भीम द्वितीय हैं बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो मालिक थे यानी कि मोहम्मद गौरी को भी हराया था, और इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय, जिनको राय पिथौरा कहा जाता है, उनको भी हराया था। ये दोनों लोग गुजरात विजय नहीं कर पाए थे, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने इनको पराजित करके गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1203 में चंदेल विजय किया इन्होंने, और उस समय के वहाँ के राजा परमार देव थे, उनको पराजित किया। चंदेल आप जानते हैं कि ये खजुराहों का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है ये आता है, और ये राजपूत राजवंश थे। इनको हराने के बाद इस साम्राज्य को भी ऐबक ने अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, यानी कि मध्य प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मिला लिया था। इसके अलावा इन्होंने कालिंजर विजय भी किया था। कालिंजर आप जानते हैं यूपी और बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये कालिंजर आप देखेंगे मध्यकाल में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी का विजय करते हुए शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो जाएगी, तो ये कालिंजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका विजय कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके अलावा आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा देखेंगे इनकी मृत्यु जो है वो लाहौर में हुई थी, चौगान खेलते हुए, जिसको पोलो भी कहा जाता है। घोड़े से गिरने से इनको बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। और इनका जो मकबरा है वो लाहौर में बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों पूछ सकता है कि इनका मकबरा कहाँ है। लाहौर में है। इन्होंने कुछ स्थापत्य का निर्माण भी जो है किया था, जिसकी वजह से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। हालांकि कुतुब मीनार जैसा जो इमारत है पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। इसलिए हमें पढ़ना होता है कि शुरुआत किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। इसकी मरम्मत किसने कराई, तो फिरोज तुगलक ने। आगे चल के अंग्रेजों ने भी कराया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला इनका स्थापत्य है ये दिल्ली में है, और एक कुतुब मीनार है जो कि एक मीनार है, और ये आप जानते हैं कि 5 तल्ले का है। और इन्होंने ये किसके सम्मान में बनाया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने बनाया। तो ये व्यक्ति जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत हैं, इन्हीं के सम्मान में ये बनाया गया है, और ये दिल्ली में है। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, और ये आज भी मीनार जो है आप देखेंगे कि दिल्ली में है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये इन्होंने ही शुरू किया था, हालांकि ये पूरा नहीं कर पाए थे। दूसरा जो है भारत की प्रथम मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी थी, तो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनका जो भी है एक कुतुब मीनार भी है, और ये क्या है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस पर है। दूसरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। इनके नाम से ही मिलता जुलता है, तो आसान है। ये भारत की प्रथम मस्जिद है, और इन्होंने कहाँ बनाया है, तो जो पृथ्वीराज थर्ड है या जो पृथ्वीराज पिथौरा हैं, जिनको पिथौरा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने राय पिथौरा, या कहिए कि इन्होंने यहाँ पे एक किला बनवाया था राय पिथौरा में, जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। काफ़ी मजबूत किला था। इसी को तोड़ करके इसी के स्थान पर बनाया गया है कुतुब मीनार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रस्तावित किया गया या एक चीज़ तोड़ करके फिर उस पर बनाया गया है। तीसरा जो है 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये अजमेर में है, और ये माना जाता है कि ये अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसे तोड़कर बनाया गया। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि वहाँ पे जैन बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पे कुछ था जिसको तोड़ करके बनाया गया है, और माना जाता है कि ये 2.5 दिनों में बना, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और कहीं कहीं इस बात का उल्लेख मिलता है कि नहीं, वहाँ पे 2.5 दिन का उर्स, जो कि एक त्यौहार है, इस्लाम धर्म के लोग मनाते हैं इसको। इस त्यौहार की वजह से, यानी कि वो 2.5 दिन का चलता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये झोपड़ा नहीं है बल्कि एक मस्जिद है, और इसका नाम जो है वो ऐसा क्यों पड़ा है, तो इसके पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो
आपने एबक के बारे में जाना, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी एबक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, उसको आप डिस्कस करें दूसरों से भी, और बार बार रिवीजन करें, पढ़ाई करें, अच्छे से नोट करें, और आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।